नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों मेरे ख्याल से सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। तो एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर तो मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी होगी आपने। तो मैं आपको आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर VRB एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस फिजिक्स की इस कड़ी के अंदर जो अगला टॉपिक है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। और वो जो टॉपिक है आपका वो है दोस्तों फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है ताप एवं उष्मा। जी हाँ दोस्तों, ताप एवं उष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर एंड हीट, ताप एवं उष्मा जो टॉपिक है वो आपका ताप एवं उष्मा, ये फिजिक्स का बहुत प्यारा सा छोटा सा और एक अच्छा क्वेश्चन रखने वाला, एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम बखूबी से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों ताप एवं उष्मा। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तापमान और एवं उष्मा में क्या फर्क है दोस्तों। तो आप भी यदि इसके डिफरेंस के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ये आप टाइप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है ताप में उष्मा में। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ताप एवं उष्मा में फर्क ये है कि ताप एक उष्मा सूचक शब्द है। उष्मा का जो इंडिकेटर है ये ताप है। ये तापमान उष्मा का एक सूचक शब्द है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, साथ साथ लिख भी सकते हो। तापमान उष्मा का सूचक शब्द है। इसका मतलब ये हुआ, इसको इंडिकेट करता है। तापमान जो है वो उष्मा को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितना नहीं है, ये किसका टेम्परेचर मेंटेन करता है, उष्मा का टेम्परेचर को शो करता है। तो उष्मा का तापमान, जो उष्मा का जो सूचक वर्ड है वो है आपका तापमान। भाई कितना डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, र्यूमर है, फारेनहाइट है, ठीक है। और तापमान का जो फ्लो होता है, सॉरी उष्मा का जो फ्लो होता है, उष्मा हीट, उष्मा का प्रवाह है वो किधर होता है। उष्मा का प्रवाह है उच्च तापमान से, उच्च तापमान से, उच्च तापमान से निम्न तापमान, निम्न तापमान, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ठीक है, क्या समझे कि उष्मा का जो प्रवाह होता है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, इट मीन से हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है किसका, उष्मा का। तो उष्मा का प्रवाह है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं तापमान एवं उष्मा में डिफरेंस की बात की है मैंने। ठीक है, उष्मा का, उष्मा की मात्रा क्या है दोस्तों, उष्मा 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 का मात्रक वो है दोस्तों जूल या फिर कैलोरी। ठीक है, जूल या कैलोरी है वो उष्मा का मात्रक है। और इसमें एक जूल बराबर होता है दोस्तों 0.24 कैलोरी। ठीक है, और एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है एक कैलोरी बराबर होता है दोस्तों 4.186 जूल। ठीक है, ये आपको दोनों के दोनों इंपोर्टेंट जो है वो आपको याद रखने हैं। एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है और एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो उष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी होता है। एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी और एक कैलोरी मतलब 4.186 जूल। तो ये दोस्तों आपका क्या है, उष्मा। उष्मा के अंदर आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि विशिष्ट उष्मा क्या होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं केवल आपको आर्मी को लेकर ही पढ़ा रहा हूं। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट क्या है, विशिष्ट उष्मा क्या है दोस्तों। तो विशिष्ट उष्मा क्या है, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का किसी पदार्थ, किसी पदार्थ के एकांक, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के
द्रव्यमान में एकांक तापमान में वृद्धि के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। दोस्तों ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होती है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक तापमान में वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक बोले तो किसी पर यूनिट मास में पर यूनिट टेम्परेचर यदि इंक्रीज करना है तो जितनी हमें हीट की रिक्वायर्ड होगी वो आपकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों आपको बताऊं कि मान लो 1 किलोग्राम की कोई लिक्विड है, उसमें 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है हमें, वो ऊर्जा जो जरूरत पड़ेगी, जो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, वो आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का, Q अपॉन एकांक द्रव्यमान बोले तो मास इंटू टेम्परेचर दोस्तों T, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी अच्छा, विशिष्ट ऊष्मा की जो मात्रा फॉर्मूला है C बराबर Q इंटू डेल्टा Q अपॉन M इंटू टी। ये टेम्परेचर है, M मास है और Q क्या है Q क्या है दोस्तों हीट है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हीट ऊष्मा क्या होती है। हाँ दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ऊष्मा क्या होती है, आपने देखा होगा इसमें C बराबर Q अपॉन M इंटू टी, तो M मतलब मास, T बराबर टेम्परेचर, Q क्या हो जाएगा आपका हीट हो जाएगी दोस्तों। जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, कितनी होती है, सर्वाधिक होती है, कितनी होती है दोस्तों, वो 1 होती है। कितनी होती है, 1, जो कि सर्वाधिक होती है, 1 होती है। ध्यान रखना, ये याद रख लेना, कितनी होती है, 1 होती है। इसके यदि मैं वो बात करूं तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन, ठीक है। और यदि कैलोरी में आएगा तो कैलोरी बटे ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ये 2 फॉर्मूले मात्रक बनते हैं इसके, ठीक है। जल के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, एक होता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ये क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है किसी एकांक द्रव्यमान का एकांक ताप में वृद्धि करने के लिए यदि निश्चित एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा हूं, है ना, निश्चित तापमान एवं दाब पर, निश्चित ताप एवं दाब पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है गुप्त ऊष्मा कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या समझे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित ताप एवं दाब पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है, छुपी हुई ऊष्मा कहलाती है।
आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा क्या कि भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप बोले तो स्टीम की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 540 ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। यदि किसकी बात करूं, जल की बात करूं तो गर्म जल की, हॉट वाटर की बात करता हूं मैं, तो जल की गुप्त ऊष्मा, जल की गुप्त ऊष्मा वो कितनी है दोस्तों, वो है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम। अस्सी कैलोरी पर ग्राम, और ये है 80, ठीक है, और ये 540। अब देखो दोस्तों, भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा है या फिर जल की गुप्त ऊष्मा ज्यादा है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा है, कितनी, 540, और जल की गुप्त ऊष्मा कितनी है, 80। यही तो कारण है कि किस में हाथ ज्यादा जलता है, भाप में। तो नोट लगा के लिख देना, ये जो रोड़ा है वो सारा सारा किसका है, गुप्त ऊष्मा का है, ठीक है। तो भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा जल की गुप्त ऊष्मा से, गुप्त ऊष्मा से अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण ही भाप में हाथ जलना, भाप में हाथ जलना अधिक कष्टदायी होता है। क्या समझा? भाप की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, जल की लेटेंट हीट से, गुप्त ऊष्मा से अधिक होने के कारण ही भाप में हाथ जलना अधिक कष्टदायी होता है। किसकी बजाय? जल की बजाय। मतलब कि ये कहना चाह रहा हूं मैं कि भाप और जल में अगर दोनों, एक तो गर्म वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है और एक 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, दोनों में यदि आपको थोड़ा गर्म लगेगा तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस वाली जो भाप है वो आपको ज्यादा गर्म लगेगी। मैं ये कह सकता हूं कि उसकी जो गुप्त ऊष्मा है वो ज्यादा होने के कारण भाप में आपका हाथ जलना ज्यादा कष्टदायी होगा कंपेरिजन टू हॉट वाटर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाप से थोड़ा सा बचकर ही रहना, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट, जो छुपी हुई ऊष्मा, वो ज्यादा होती है। तो आपने देखा विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, भाप में हाथ जलना कष्टदायी क्यों होता है, ये आपने देख लिया। दोस्तों ये आपके लिए दोनों के दोनों जो पॉइंट थे वो पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब जो नेक्स्ट आता है वो है दोस्तों लेटेंट हीट हो गया। अब मैं बात करता हूं तापमान, जो सूचक हैं उनकी बात कर लेता हूं मैं। तो टॉपिक है जैसे तापमान पैमाना, तापमान, हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, थर्मामीटर, थर्मामीटर इसको देख लेते हैं, है ना। थर्मामीटर, इसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है, इसे तापमापी कहा जाता है, तापमापी, तापमापी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों थर्मामीटर जो तापमापी होता है, तापमापी दो प्रकार के होते हैं। तापमापी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, और एक होता है दोस्तों प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी। एक होता है डॉक्टरी तापमापी, एक होता है प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी तापमापी बोले तो क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। और एक है आपका लेबोरेटरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। ये आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर और आपका क्लिनिकल थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। ये भी व्यक्तिगत दो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मैनुअल और एक होता है डिजिटल। मैं बात कर रहा हूं किसकी अभी? मैनुअल की। क्योंकि डॉक्टरी जो तापमापी है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्केच बताता हूं आपको। इनमें मेन डिफरेंस क्या है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों? ये तो मान लो क्या है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर है, डॉक्टरी तापमापी है। और ये है मान लो आपका ये है आपका क्या,
ये है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर LT, ठीक है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है दोनों दोस्तों। इसमें जो इसका जो बीच की जो ट्यूब होती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ मुड़ी होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें बिल्कुल सीधी होती है। इसमें भी पारा भरा होता है और इसमें भी पारा भरा होता है, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है, ये मरकरी है, ठीक है। क्या है, मरकरी। ये पारा है, ठीक है, मरकरी है, और ये भी क्या है, मरकरी। यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें एक मुड़ा हुआ भाग है जिसको कहा जाता है विभंग, और ये इसका दूसरा नाम क्या है, किंक। इंग्लिश में किंक बोलते हैं इसको, वैसे विभंग कहलाता है। ये मुड़ा हुआ भाग है, इसमें ऐसा कोई भाग नहीं होता है। अब क्या होता है दोस्तों, इसका जो स्केल होता है वो स्केल स्टार्ट होता है यहाँ से, वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से, और ये चलता है कहाँ तक, 42 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बीच का जो टेम्परेचर होता है वो ही मेजरमेंट कर पाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर, 35 से 42। और ये मेजरमेंट कर पाएगा दोस्तों, ये -10 डिग्री सेल्सियस से मेजर करता है, 110 डिग्री सेल्सियस तक मैनेज कर लेता है, ठीक है। ये सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से और 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यदि मैं बात करूं इसका फ़ारेनहाइट में, तो ये 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक ये जो है क्या कर सकता है, ये मेजरमेंट कर सकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में डॉक्टरी तापमापी में दो ही चीज़ें अंकित होती हैं, दो ही चीज़ें लिखी होती हैं, एक तो फ़ारेनहाइट और दूसरा सेल्सियस। सेल्सियस में 35 से 42 होता है और फ़ारेनहाइट में 94 से 108 होता है। इसमें केवल सेल्सियस में पैमाना अंकित होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पैमाना अंकित होता है। इसमें दोस्तों विभंग या जो किंक जो भाग है, ये मुड़ा हुआ भाग, ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही ये मान लो, आपको पता है पारा भरा होता है इसके अंदर। पारा क्यों होता है, क्योंकि धातु होती है, धातु जो होती है वो टेम्परेचर मिलने पर एक्सपेंसिव होते हैं, प्रसार होता है उनका, इसलिए प्रसार हो तो हमें पता चले कितना टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। जैसे मान लो डॉक्टर ये आपका थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर को आपने मान लो जैसे ही जीभ के नीचे लगाया, जीभ के नीचे लगाने के बाद वहां का टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसको टेम्परेचर मिलेगा तो जो आपका पारा था, पारा एक्सपेंसिव होकर बढ़ने लगेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू तक आएगा, जहां तक आपका टेम्परेचर है वहां तक उसको शो करेगा। जैसे ही उसको जीभ के बाहर हटाएंगे 1 मिनट बाद, तो अगर ये मुड़ा हुआ भाग है तो ऑटोमेटिक पारा नीचे नहीं आएगा, फिर आप इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो विभंग या किंक भाग नहीं होगा तो जैसे ही बॉडी से बाहर आया या फिर जीभ के नीचे से बाहर हटाया इसको, तो इसका टेम्परेचर डाउन होते ही क्या हो जाएगा, पारा नीचे आ जाएगा, मरकरी पारा नीचे आ जाएगा, तो उससे आपको एग्जैक्ट जो टेम्परेचर था उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए ये विभंग या जो ये है वो होता है। इसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि ये थर्मामीटर मान लो गर्म जल में लगाया, गर्म जल में लगाया इसका टेम्परेचर मापने के लिए, तो इसमें आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है, निकालते डाउन पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है मेंटेन होता है या मेजर करते हैं तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में करते हैं, इसमें केवल सेल्सियस में करते हैं। अब बात आती है इसमें पारा ही क्यों भरा होता है, ठीक है, पारा क्यों भरा होता है। तो देखो दोस्तों, पारा इसलिए भरा होता है, पारा इसलिए भरा होता है क्योंकि मरकरी Hg पारा एकमात्र द्रव धातु तत्व है, एकमात्र मेटल लिक्विड फॉर्म में कौन है, वो पारा है। एकमात्र द्रव धातु तत्व है कौन, पारा। पारा क्यों भरा होता है, क्योंकि बहुत सारे ठंडे प्रदेश में आपकी मान लो आप इसमें और कुछ डाल रखा होता, तो आप जैसे ठंडे इलाके में चले गए 0 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में चले गए, मान लो ग्लेशियर चले गए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपने यदि टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर उठाया, तो पता चला कि थर्मामीटर में जो मटेरियल था वो पहले ही जम चुका है, तो आपका टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट होगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपका जो पारा है एकमात्र द्रव धातु है, उसके लिए क्या होता है दोस्तों, पारा
पारे का हिमांक बिंदु, पारा का हिमांक बिंदु, पारे का हिमांक बिंदु कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये -39 डिग्री टेम्परेचर होना नहीं है, और ये इसका एग्जैक्ट तो वैसे होता है -38.88 समथिंग, -39 होता है। अब इतना टेम्परेचर तो पारे का होना नहीं है, और आपका जो पारा है वो जमना नहीं है, तो आपका टेम्परेचर माप सकते हैं। पारे का हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस से है। अच्छा, पारे अब बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश में चले गए तो अत्यधिक ठंडे प्रदेश में, अत्यधिक ठंडे प्रदेश में जाने पर, अत्यधिक ठंडे प्रदेश में जाने पर, अत्यधिक ठंडे प्रदेश में जाने पर क्या होगा, अत्यधिक ठंडे प्रदेश में जाने पर पारे की जगह, पारे की जगह एल्कोहल, पारे की जगह एल्कोहल का, पारे की जगह एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। पारे की जगह एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल का, एल्कोहल का, एल्कोहल का हिमांक बिंदु, एल्कोहल का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल -115, -115 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ, शराब जो है ना, एल्कोहल है, वो एथिल एल्कोहल जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो -115 डिग्री सेल्सियस होता है। -115 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि वो तो कभी जमने ही नहीं है। जब जिस कंडीशन में पारा जम जाए, उस कंडीशन में हमें पारे की जगह क्या यूज करना है, शराब का यूज करना है, एल्कोहल का यूज करना है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब एल्कोहल का यूज करने तो एल्कोहल का हिमांक बिंदु कितना है, -115 डिग्री सेल्सियस, और पारे का हिमांक बिंदु कितना है, -39 डिग्री सेल्सियस। अभी बात करते हैं हम क्या, ये तो किसकी बात आ गई, देखो दोस्तों, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि जो ये आपको याद करनी पड़ेंगी कि आपके जो थर्मामीटर होते हैं उसमें क्या क्या अंकित होता है, सेल्सियस और फारेनहाइट में अंकित होता है, और टेम्परेचर होता है वो 35 से 42, आप 35 से 42 इंडिकेट होता है। फारेनहाइट में 94 से 108 इंडिकेट होता है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उसमें -10 डिग्री सेल्सियस से, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, किधर, हम नेक्स्ट पेज पे। एल्कोहल का हिमांक बिंदु -115 डिग्री सेल्सियस हो गया दोस्तों। अब देखो हाँ, अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि हमने देखा कि आपका जो थर्मामीटर है वो बॉडी का टेम्परेचर मापने काम है। तो मानव शरीर का तापमान होना कितना चाहिए, तो मानव शरीर का औसतन तापमान, औसतन तापमान कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए सेल्सियस में तो 30 डिग्री सेल्सियस व 30 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस या कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, या कैसा होना चाहिए दोस्तों, मानव शरीर का तापमान औसतन 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर सेल्सियस में नहीं तो फारेनहाइट में ये कितना होना चाहिए, 94.6 फारेनहाइट होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बॉडी का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अगर मेजरमेंट करना हो तो कितना होना चाहिए, फारेनहाइट में 94.6, और यदि सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री। आपने देखा बॉडी का टेम्परेचर हमारा जो है एवरेज सेल्सियस में कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में कितना होना चाहिए, 94.6 फारेनहाइट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि तापमान पैमाने में संबंध क्या क्या है, तापमान पैमाने में संबंध क्या क्या है, तापमान पैमाने में संबंध
रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, ठीक है। ये तापमान पैमाने में संबंध क्या क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि तापमान पैमाना किस किस में होता है, तापमान को किस किस में मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को किस किस में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो किस किस में कर सकते हैं दोस्तों, हम कर सकते हैं किस में, फ़ारेनहाइट में, हम कर सकते हैं सेल्सियस में, हम कर सकते हैं केल्विन में, हम कर सकते हैं र्यूमर में। हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर चारों में हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनका सभी का मैं स्केल बनाता हूं दोस्तों, चारों एक स्केल पे काम करने वाले क्या है दोस्तों, चारों को एक स्केल पे मैनेज कर दिया और ये यूनिट चारों स्केल पे काम करने वाली यूनिट है। फ़ारेनहाइट का जो पैमाना होता है दोस्तों 32 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 212 पे खत्म होता है, ठीक है। 32 से स्टार्ट होता है और 212 पे खत्म होता है। सेल्सियस का पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खत्म होता है। केल्विन का होता है 273 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 केल्विन पे खत्म होता है। र्यूमर का पैमाना 0 से स्टार्ट होता है, 80 पे खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये पैमाने स्टार्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब इनका फॉर्मूला कैसे बनाना है दोस्तों हमें, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला का एक मैं यहां पे लिख देता हूं। फॉर्मूले कैसे बनते हैं, फर्स्ट पैमाना नहीं, ये क्या होगा दोस्तों, संकेत, सिंबल, ऐसे लिखना है इसको, सिंबल माइनस फर्स्ट पैमाना, ठीक है, संकेत माइनस फर्स्ट पैमाना, अपॉन में अंतर, किसका अंतर, जो इनमें जो अंतर है ना, ये अंतर, जैसे अब मैं कहूं कि इसका अंतर क्या है, 212 में से 32 गए तो कहोगे सर आप 180, 100 माइनस 0 गए तो 100, 373 माइनस यदि 273 गया तो 100, 80 माइनस 0 हो गया तो दोस्तों 80। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इनमें डिफरेंस है वो 80, 180, 100, 180 है। अब मैं कह रहा हूं कि इसका संकेत क्या है, फ़ारेनहाइट का सिंबल क्या है, F, तो इसका फॉर्मूला बनाओ, कैसे बनेगा, फ़ारेनहाइट का सिंबल F है, माइनस फर्स्ट पैमाना कितना है 32, माइनस 32 अपॉन इसका अंतर कितना है 180, तो ये मैंने लिख दिया 180 इक्वल क्या हो जाएगा। दूसरा पैमाना लिखो, स्टार्ट कहां से होता है, सेल्सियस से, फर्स्ट पैमाना क्या है आपका 0, डिफरेंस कितना है आपका 100, ठीक है। इसके अलावा आपका केल्विन में स्टार्ट करेंगे तो केल्विन का पैमाना माइनस 0, केल्विन स्टार्ट कहां से होता है 273 से, तो 273 अपॉन में 100, ठीक है। इसके अलावा आपका जो चौथा पैमाना है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो र्यूमर से, र्यूमर में कितना कहां से 0 से, और अंतर कितना है उसका 80। ये पैमाना आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पैमाना ही आपको सारे फॉर्मूले बना देगा। ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है तापमान पैमाने में संबंध यदि याद करने हैं, तापमान मेजरमेंट के यदि फॉर्मूले से क्वेश्चन ठीक करने हैं आपको, तो एग्जाम का एक क्वेश्चन आपका यहां से हुबहू आपका आने वाला है, किसी भी एग्जाम में लेकर हो वो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि 273 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, फ़ारेनहाइट में बदलो, र्यूमर बदलो, तो इनको बदलने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा कैसे निकाले जाते हैं फॉर्मूले, ठीक है। मान लो आपको ये कहा जाए कि सेल्सियस और केल्विन में संबंध बताओ, तो सेल्सियस और केल्विन में संबंध बताने हैं, मान लो ऐसा आ गया कि सेल्सियस व केल्विन में संबंध बताओ, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को बराबर रखना है, सेल्सियस माइनस 0/100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/100, जिसमें संबंध पूछे उन दोनों को बराबर रख दो। अब ये पता है इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, किसी भी संख्या में से 0 कम करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, इसको हटा ही दिया मैंने, ये लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये नीचे वाला कैल्शियम, ये नीचे वाला 100 वैसे ही हट जाएगा, तो इसका संबंध आ गया क्या, कट गया तो हट जाएगा। सेल्सियस का मान कितना आ गया, केल्विन माइनस 273, और केल्विन का मान कितना आ जाएगा, सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। ये केल्विन और सेल्सियस दोनों का मान निकल कर आ गया, ठीक है। अब बात करें किसकी, फ़ारेनहाइट की। मान लो अगर पेपर में आ जाए कि फ़ारेनहाइट व केल्विन में संबंध चाहिए, फ़ारेनहाइट व केल्विन में संबंध चाहिए, तो फ़ारेनहाइट व केल्विन में संबंध याद करने होंगे तो कैसे करेंगे हम,
फ़ारेनहाइट और केल्विन के फॉर्मूले रख लो। फ़ारेनहाइट -32/180 इज इक्वल टू केल्विन -273/100। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ इसको, है ना। केल्विन और फ़ारेनहाइट का पैमाना क्या होगा, केल्विन माइनस 273/100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/180। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से हमें और फॉर्मूला आगे बढ़ाना है। कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग दिया तो 2 पंजे 10 और 2 नामे 18। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा केल्विन -273/5 इज इक्वल टू F -32/9। ठीक है, किसी भी एक चीज़ को हम यदि यहाँ पे केल्विन को रखना चाहते हैं तो हो जाएगा केल्विन -273 इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये 9 नीचे ही रहेगा, ब्रैकेट में चल जाएगा F -32। अगर ये केल्विन को ही रखना चाहूँ तो ये -273 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 273। तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस में 273, ये निकल के आ गया आपके पास किसका, केल्विन का। यदि फ़ारेनहाइट का निकालना हो तो इसको रिवर्स रख लेंगे। ठीक है, इसको रिवर्स कैसे रखेंगे, इधर से देखते हैं हम। फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर है केल्विन -273/5। इनको याद करना है आपको। F -32 बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 पर चला जाएगा तो 9/5 केल्विन -273 फ़ारेनहाइट ये -32 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 9/5 केल्विन -273 प्लस में 32। तो आपको फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी निकल के आ गया आपका और केल्विन का भी निकल के आ गया। दोनों को दोनों या तो फॉर्मूले याद करो आप। अब ये इतने लेंथी फॉर्मूले याद करने से अच्छा है कि आपको वो वाला जो मैं टर्म्स बता रहा था वो याद कर लो आप, क्योंकि वो टर्म्स याद करने से आपके सारे ही फॉर्मूले हो जाएंगे। तो आपको बार बार फॉर्मूले बनाने से, याद करने से क्या मतलब है भाई। मैं तो यही सलाह दूंगा आपको, यही सजेस्ट करूंगा कि आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट के पैमाने जो हैं वो आपको दोनों को ये याद ना करके आपको वो जो बेसिक फॉर्मूला था उस बेसिक फॉर्मूले से आप कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला था आपका ये, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप ये कर सकते हो। अच्छा जी, तो अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, मान लो पेपर में आ जाए, आपका क्या आ जाए, 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। कैसे बदलोगे, सेल्सियस का मान कितना है 50, केल्विन का मान नहीं पता, अपने को पता है सेल्सियस का फॉर्मूला क्या था। देखो आप, सेल्सियस का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, सेल्सियस का फॉर्मूला निकल के आया था केल्विन -273, केल्विन -273, केल्विन का मान, केल्विन का फॉर्मूला निकल के आया था सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, केल्विन प्लस 200, केल्विन में पूछ रहे हैं ना, तो केल्विन का फॉर्मूला आएगा सेल्सियस प्लस 273। अब केल्विन का सेल्सियस का मान रख दो, सेल्सियस का मान कितना है 50 प्लस 273 कितना हो जाएगा, दोस्तों, तो ये हो जाएगा 320। ठीक है, 320 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारे क्या निकल के आ गया आंसर। अगर आपसे पूछ ले, मान लो आपसे बोल दें कि 67 फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो, तो ऐसा फॉर्मूला लेंगे हम जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों आ रहा हो। तो दोनों फॉर्मूले किस में आ रहे थे, देखो दोनों आ रहे थे फ़ारेनहाइट और केल्विन, जिसमें दोनों आ रहे थे। तो केल्विन में पूछ रहे तो केल्विन में पूछ रहे तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला ना लिखकर हम ये लिख लें तो डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं ना, तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा केल्विन -273 से, वहीं से हो जाएगा हमारा, है ना। क्या था, केल्विन का था ना, केल्विन -273/100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/180। अब क्या करना है हमको, फ़ारेनहाइट की जगह कितना रखना है, 67 रखना है। तो हमें 67 - 32/180, 180। ठीक है, इधर क्या चल रहा है, केल्विन -273/100 चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 20 पंजे 100 और 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180।
अब यहाँ 67 में से 32 गया तो दोस्तों ये बचेगा 45, 45 अपॉन 9, 9 से कितने बार कटेगा 5। तो इस पूरी को वैल्यू को काटने के बाद कितना आ गया, केल्विन माइनस 273 बटे में 5 इज इक्वल टू 5। ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केल्विन माइनस 273 बराबर 25 और केल्विन का मान आ जाएगा, ये माइनस 273 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 298। ठीक है, 298 केल्विन क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। ठीक है, 273 केल्विन क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी इस फॉर्मूले से किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को र्यूमर में, किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। आपको बशर्ते जो मैं फॉर्मूला दिखा रहा था मैं, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, मैं ये बता रहा था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आपको कोई भी ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा। तो तापमान पैमाने में यदि समझ चाहिए तो ये मान लो कि इसको इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपका छपेगा और ये पेपर में छपेगा, इसका मतलब आपका जो एग्जाम है वो नस्ते नाबूद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा। मैं मिलूंगा ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड जो होगा हमारा वो जो हीट एक्सचेंजर मेथड है उनको लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका सिलेक्शन हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।